हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे एसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर एसी बैटरी के साथ ओनली रजिस्टर को जोड़ा जाए, ओनली इंडक्टर को जोड़ा जाए और ओनली कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो करंट कितना फ्लो होगा, कितना ये रजिस्टेंस ऑफर करेंगे एंड इनके फेजर कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले इन तीनों के जो भी रिजल्ट्स आए थे उनको कंपाइल करेंगे, देन इन पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स को हम चेक करेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं। तो पहले जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, इसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, मैं तीन पार्ट्स बना लेता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, मैंने आपको तीन टाइप के सर्किट बताए। एक तो मैंने बताया जब ओनली आर कनेक्टेड है, एक बताया बच्चों मैंने जब ओनली सी कनेक्टेड है, और एक बताया बच्चों मैंने जब ओनली एल कनेक्टेड है। ठीक है, इन तीन बातों के बारे में मैंने आपको बताया। एक तो ओनली आर कनेक्टेड है, एक बार ओनली सी कनेक्टेड है, और एक बार ओनली एल कनेक्टेड है। ओनली आर का मतलब क्या हो गया कि अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो ये रजिस्टर है, इसको मैंने एसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ओनली सी का मतलब क्या हो गया कि ये कोई भी एक कैपेसिटर है, इसको मैंने एसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं सेम वे में ओनली एल की बातचीत करूं तो ओनली एल का मतलब क्या है कि ये इंडक्टर है, इसको बच्चों मैंने कोई भी एक एसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। इस टाइप का बिहेवियर था। ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज जो रहता है वो हमारा स्टैंडर्ड रहता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें अपना कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी आएगा अपना E इक्वल टू ई नॉट ओमेगा टी। सेम वे में इंडक्टर में आएगा E डेट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज तो अपना एकदम सेम है, पहली बात। अगर दूसरी बातचीत बच्चों यहाँ पर की जाए कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो देखिए हमने निकाला था रजिस्टर में करंट आया था अपना I डेट इज इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। रजिस्टर में वैल्यू ऑफ करंट कितनी आई थी अपनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन सेम वे अगर कैपेसिटर में करंट लिखा जाए तो इसमें हमारा करंट निकल के आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पर करंट लीड कर रहा था, ये पॉजिटिव ऑफ पाई बाई टू का एडिशन था। अगर इंडक्टर में करंट की बातचीत की जाए तो इंडक्टर में हमारा करंट निकल के आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई टू। ठीक है, करंट की अगर बातचीत की जाए रजिस्टर में इतना था, कैपेसिटर में इतना था और इंडक्टर में इतना था। अगर यहाँ पर बेटा फर्दर एक एक पॉइंट को समझा जाए तो वैल्यू ऑफ आई नॉट डेट इज इक्वल टू था ई नॉट अपॉन आर एंड द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस डेट इज इक्वल टू था आई नॉट बाई रूट टू। करेक्ट। अगर बच्चों इसमें समझा जाए तो यहाँ पर आया था वैल्यू ऑफ आई नॉट डेट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या थी हमारी, 2 पाई एफ सी। और वैल्यू ऑफ आई आर एम एस अगर यहाँ पर लिखा जाए तो 1 सेकेंड, डेट इज इक्वल टू था ई नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी था अपना 1 अपॉन ओमेगा सी। और वैल्यू ऑफ आई आर एम एस अगर यहाँ पे लिखा जाए तो ये आया था हमारा आई नॉट बाई रूट टू। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आई नॉट पता है, मैक्सिमम करंट पता है, डिवाइडेड बाई रूट टू, दैट विल बिकम आई आर एम एस। इन सेम वे अगर यहाँ पर आई नॉट लिखा जाएगा तो ये आया था हमारा ई नॉट अपॉन एक्स एल एंड द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू था आई नॉट बाई रूट टू। इज इट राइट? एकदम सिंपल पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर बच्चों बातचीत की जाए यहाँ पर तो फोर्थ होगा हमारा रजिस्टेंस। तो देखिए अगर ओनली रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टेंस कितना आया था, आर। कैपेसिटर में बातचीत की जाए कि ओनली कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसका रजिस्टेंस निकल के आया था हमारा एक्सी विच इज इक्वल टू था 1 अपॉन ओमेगा सी
दैट इज इक्वल टू था 1/2πfc। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम 2πf, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज xc। इन सेम वे इफ आई राइट हेयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, तो ये हमारा निकल के आया था बच्चों xl, वैल्यू ऑफ दिस इज ओमेगा l, दैट विल बिकम 2πf। करेक्ट? आ रही बात समझ में? एक एक पॉइंट। जैसे अगर फिफ्थ बात करें बच्चों फेज एंगल की, तो यहाँ पर फेज एंगल हमारा कितना आया था 0। अगर मैं कैपेसिटर में बातचीत करूँ फेज एंगल की, तो कैपेसिटर में आया था अपना -90, क्योंकि वोल्टेज 90 से पीछे था इसलिए -90। यहाँ पर वोल्टेज करंट से आगे है तो यहाँ पर फेज एंगल आया था हमारा +90। सिंपल। और अगर बच्चों मैं फेजर की बातचीत करूँ, तो करंट को तो हम ऑल टाइम रखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज एंगल नहीं है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में था। बट हेयर इन कैपेसिटर करंट को अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखूं, तो वोल्टेज पीछे है। कितना पीछे है करंट से? π/2। दैट मीन जो वोल्टेज है वो π/2 नीचे आ जाएगा, तो वोल्टेज ऑन कैपेसिटर लैग कर रहा है करंट से। अगर मैं यहाँ पर इंडक्टर में बातचीत करूँ, करंट को हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, वोल्टेज π/2 आगे है, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को विद एंगल ऑफ π/2। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने 3 सर्किट के लिए डिस्कस किए थे। इन 4-5 पॉइंट्स को हमने निकाला था, करंट कितना होगा, फेज एंगल क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और उसका फेजर डायग्राम हमारा कैसे प्लॉट होने वाला है, इस बात को भी हमने समझा। ये क्लियर है? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में समझा, कैसे कैसे इनके करंट की वैल्यू आ रही थी, फेजर किस तरीके से प्लॉट हो रहा था, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझ रहे थे। चलिए, इस पूरी कहानी को तो हमने पढ़ ही रखा है, तो इन सब पर पहले हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर बन सकता है। न्यूमेरिकल को समझने के बाद फिर अगले टॉपिक पर हम मूव करेंगे। देखो बच्चों, क्लियर है ये चीज़? जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो इसे। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे पहले तो सिंपल रजिस्टर वाला ही, लेट से मैं बोल देता हूँ, आपको दिया हुआ है ये कोई भी 20 ओम रजिस्टर है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ AC बैटरी एंड द AC बैटरी दैट इज इक्वल टू अ 50 sin 100t। AC बैटरी का वोल्टेज हमें क्या गिवन है? 50 sin 100t। आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ E0 क्या होगी, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होगा, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक एक बेसिक पॉइंट को निकाल, पहले एक एक बेसिक पॉइंट को निकाल लें, E0, ओमेगा एंड F। अगला आता है फिर बच्चों कि वैल्यू ऑफ I0 क्या होगी। अगला आता है वैल्यू ऑफ IRMS क्या होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ I0, IRMS एंड वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। ये मुझे 6 पॉइंट बताने, इस पे करंट कितना जाएगा, I0, IRMS क्या होगा, E0, ओमेगा और F क्या होगा। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल भी साथ में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कोई भी हमें कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है बच्चों हमारा 100 माइक्रोफेराड, और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है कोई भी AC वोल्टेज से। AC वोल्टेज हमें दिया हुआ है 100 sin 100t। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है बच्चों वैल्यू ऑफ XC क्या होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा, I0 क्या होगा, IRMS क्या होगा। I0, XC और IRMS के बारे में हमें बातचीत करनी है। ये 3 पैरामीटर यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है, इन 3 पैरामीटर को हमें डिटरमाइन करना है। चलिए एक एक पॉइंट ही हम बातचीत कर लेते हैं, कैसे इसे निकालेंगे, फिर अगली बातचीत करेंगे हम इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर पे कैसा न्यूमेरिकल हमारा फ्रेम होने वाला है। एक एक पॉइंट को साथ के साथ हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करो, अपने आंसर फिर मेरे साथ वेरीफाई करना। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे साथ समझ रहे हैं वो मेरे साथ इसे समझ लो। यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को साथ में निकालते हुए चलेंगे। देखो यार, एकदम आसान सी बात है। अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूँ तो EMF मुझे दिया हुआ है 50 sin 100t। हमने पढ़ रखा है बच्चों EMF होता है E0 sin ओमेगा t। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करके मैं बोल सकता हूँ E0 तो आ गया मेरा 50 वोल्ट, सीधा सीधा। ओमेगा डेट इज इक्वल टू आ गया अपना 100 रेडियन पर सेकेंड डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बातचीत करूँ
तो ओमेगा डेट इज इक्वल टू होता है अपना 2πf, तो फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा अपॉन 2π, डेट विल बिकम 100 अपॉन 2π। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इसका 50 अपॉन पाई हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन पाई हर्ट्स। 3 पॉइंट तो एकदम आसान से निकाल सकते हो। ये पहला आ गया, ये हमारा दूसरा आ गया और ये हमारा तीसरा आ गया। क्लियर? 3 पॉइंट की बातचीत हो गई। ये तो कंपैरिजन से आ गए। अगला निकालना है वैल्यू ऑफ आई नॉट क्या होगी। अगर यहाँ पर बेटा मैं आई नॉट की बातचीत करूँ तो ये ओनली रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये क्या होता है? ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट हमें कितना दिया हुआ है? 50। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है अपनी? 20। तो आई नॉट डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.5 एम्पियर। वैल्यू ऑफ आई नॉट क्या आ जाएगी? 2.5 एम्पियर। करेक्ट? फोर्थ हो गया। फिफ्थ है आई आर एम एस क्या होगा। अगर आई आर एम एस की बातचीत की जाए तो आई आर एम एस क्या आएगा अपना? आई नॉट बाई रूट 2। यहाँ अगर मैं बेटा वैल्यू पुट करता हूँ आई आर एम एस की तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन रूट 2 एम्पियर। ये अपना क्या आ गया? आई आर एम एस। ये भी एकदम आसान है, 2.5 अपॉन ऑफ रूट 2 एम्पियर हो जाएगा। अगली अगर बातचीत करें बच्चों, आपसे आई पूछा है, आपने पढ़ रखा है आई होता है रजिस्टर में आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। आई नॉट तो कितना आया बच्चों हमारा? 2.5 साइन ओमेगा कितना है? 100 टी। ये हमारा क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो एक एक पॉइंट अगर मुझे क्लियर है तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। कोई भी वेरिएबल मेरे से पूछ ले, कोई भी पैरामीटर हमसे पूछ ले, उसका आंसर क्या होगा। करेक्ट? चलिए पहले इसको आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं बेटा कैपेसिटर सर्किट के लिए। कैपेसिटर पे हमारा कैसा न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। ठीक है, कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल क्या होगा। क्लियर है ये चीज? चलो, कैपेसिटर पे अगर बातचीत की जाए तो हमें दिया हुआ है बच्चों कि ये कोई भी एक कैपेसिटर है जिसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एसी वोल्टेज बैटरी से, और इसका ईएमएफ कितना है अपना? 100 साइन 100 और सी कितना है अपना? 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, यही डेटा हमें दिया हुआ है अगर आप चेक करोगे तो। और यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? एक्सी कितना है, आई नॉट कितना है और आई आर एम एस कितना है। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करो। एक्सी दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना है? कंपेयर किया तो ये तो आ गया 100। सी कितना है? 100 माइक्रोफैराड। करेक्ट? तो यहां से हमारा एक्सी डेट विल बिकम इक्वल टू 100। एक्सी मिल गया मुझे 100 से ये कितना आ गया? 100। चलिए अगला निकालना है। जैसे मुझे आई नॉट, आई नॉट क्या होगा बच्चों? ई नॉट अपॉन एक्सी। ई नॉट कितना? 100, एक्सी कितना? 100, तो आई नॉट कितना आ गया? 1 एम्पियर। आसान है। वैल्यू ऑफ आई नॉट भी क्या होगी अपनी? 1 एम्पियर। थर्ड अगर बातचीत की जाए आई आर एम एस के बारे में तो आई आर एम एस क्या होगा? आई नॉट बाई रूट 2 डेट विल बिकम इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एम्पियर। डेट विल बिकम इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एम्पियर। आई आर एम एस तो सीधा सीधा आ जाता है अगर मुझे आई नॉट भी पता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला पर न्यूमेरिकल। अगर स्टैंडर्ड फार्मूला हमें दिए हुए हैं तो कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होने वाले हैं, किस तरीके से मैं उनको अटेम्प्ट करने वाला हूँ। करेक्ट? अब देखिए, जैसे अगला एक और न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये कोई भी एक इंडक्टर है, इसको मैंने एसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये है बच्चों वोल्टेज 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एल डेट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ डेट इज एट 20 मिली हेनरी। एल की वैल्यू कितनी है? 20 मिली हेनरी। फर्स्ट तो मुझे बताना है यहाँ पर बेटा एक्सएल कितना होगा, सेकंड मुझे बताना है आई नॉट क्या होगा, थर्ड मुझे बताना है आई आर एम एस क्या होगा, फोर्थ बताना है आई क्या होगा, और फिफ्थ बताना है व्हेन फ्रीक्वेंसी of AC source is doubled then current in the circuit। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो सर्किट में करंट क्या होगा। फिफ्थ हमारा ये क्वेश्चन है,
वही बेसिक पैरामीटर है। जैसे हमने ओनली कैपेसिटर के लिए सॉल्व किया, ओनली रजिस्टर के लिए सॉल्व किया, सेम वे में हमें ओनली इंडक्टर के लिए सॉल्व करके निकालना है। ओनली इंडक्टर अगर हमें दिया जाए तो कहानी क्या बनने वाली है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाकी लोग मेरे साथ समझ लो किस तरीके से हम इसे निकालने वाले हैं। देखो बच्चों, मुझे दिया हुआ क्या क्या है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट कौन सा वोल्टेज होता है? तो अगर आपको एक सिंगल वोल्टेज दिया जाए तो सिंगल वोल्टेज ऑल टाइम रेफर करता है ERMS को। तो हमें ये ERMS दिया हुआ है। पहली बात, सिंगल वोल्टेज कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ऑल टाइम ERMS होगा। ठीक है, हर्ट्ज अगर यूनिट है तो ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी। और ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू दी हुई है 20 मिली हेनरी। राइट? अगर बच्चों मैं XL की बातचीत करूं तो XL क्या होगा, ओमेगा L। ओमेगा कितना होगा, 2 पाई FL। यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो गया 2 पाई, फ्रिक्वेंसी है 50 और ये है हमारा 20 मिली हेनरी। करेक्ट? 50 इंटू 20, 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 1000। 1000 से तो ये कट जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा 2 पाई ओम। ऑल टाइम XL की यूनिट क्या होती है, 2 पाई ओम होती है यूनिट, चाहे वो XC हो चाहे XL हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट तो ओम होगी। तो XL तो हमारा बच्चों पहला निकल के आ गया, डेट इज 2 पाई ओम। इज इट क्लियर और नॉट? XL की बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, सेकंड जैसे I0 लिखना है तो ये क्या होगा, E0 अपॉन XL। अब देखिए, मुझे तो दिया हुआ क्या है, ERMS। आपने पढ़ रखा है बेटा ERMS डेट इज इक्वल टू होता है E0 बाई √2। तो E0 क्या होगा हमारा, √2 ERMS डिवाइडेड बाई XL। ये हो गया ERMS है 200 मल्टीप्लाइड बाई √2 अपॉन XL हो गया 2 पाई। ठीक है, इतना एम्पियर अपना करंट आ जाएगा, इतना एम्पियर अपना क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो समझ लो एक एक पॉइंट। वैल्यू ऑफ XL क्या होगी, सबसे पहले हमने इसको समझा। सेकंड आया वैल्यू ऑफ I0 अपनी क्या होगी, सेकंड हमने इस बात को समझा। दोनों बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? XL भी समझ में आ गया, I0 भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। अगर हमें ERMS दिया जाए तो हमें E0 निकालना होगा। थर्ड निकालना है बच्चों IRMS। देखिए आपने पढ़ रखा है IRMS डेट इज इक्वल टू होगा हमारा I0 बाई √2। I0 तो हमारा कितना आया, 200 √2 अपॉन 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना है ये √2। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने पे आएगा 200 अपॉन 2 पाई, डेट विल बिकम 100 अपॉन पाई एम्पियर। इफ आई टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ IRMS तो वैल्यू ऑफ IRMS होगा 100 अपॉन पाई एम्पियर। इज इट राइट? क्लियर? चलिए फोर्थ आपसे पूछा है करंट क्या होगा। आपने पढ़ रखा बच्चों इंडक्टर में करंट होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस क्यों आया है, करंट इंडक्टर में लैग करेगा इसलिए माइनस, कैपेसिटर में लीड करेगा इसलिए वहां पे आता है अपना प्लस। तो यहां होगा I डेट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। राइट? बस यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है। सो I डेट इज इक्वल टू, हाँ जी, वैल्यू ऑफ I0 कितना है, डेट इज 200 √2 अपॉन 2 पाई। ये हो गया साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है अपना 100 पाई। 50 हर्ट्ज था, 50 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस के पाई। बस आपको एक एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी थी। एक एक वेरिएबल की अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ I के बारे में अगर बातचीत की जाए तो वैल्यू ऑफ I होगा दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में मैंने बोला है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डबल्ड। पहले कितनी यूज में ले रहे थे 50 हर्ट्ज, अब मैं कितनी यूज में ले रहा हूं 100 हर्ट्ज। तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट क्या हो जाएगा। देखो यार, पहले जब मैं फ्रीक्वेंसी f यूज में ले रहा था तो वैल्यू ऑफ XL क्या थी 2 पाई FL। अब न्यू फ्रीक्वेंसी हो गई है f डैश जो किसके इक्वल है 2f के, फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया है
तो सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। मतलब कि ये पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले से क्या हो जाएगा, अपना रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर करंट की बातचीत की जाए तो करंट अब क्या होगा, ई नॉट अपॉन एक्सएल डैश, मतलब ई नॉट अपॉन 2XL। तो करंट पहले से आधा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया तो करंट अपना हाफ रह जाएगा। आई नॉट भी आधा, आई नॉट आधा तो IRMS भी आधा, आई की वैल्यू भी आधे में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है चीज। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर रेजिस्टेंस में अपना चेंज होता है। कितना चेंज होगा उसको हम सीधा सीधा डिटरमाइन कर सकते हैं XL विच इज इक्वल टू 2 पाई FL फॉर्मूला से। अगर मैं ये इस फॉर्मूला को यूज में लूँ तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ वैल्यू ऑफ XL अपनी क्या होगी। इज इट करेक्ट और नॉट। तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आया नहीं आया, किस टाइप के हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, कैसा कैसा कॉन्सेप्ट हमारा आ सकता है, हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने का ट्राई किया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे सर्किट हो गए, ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर एंड ओनली कैपेसिटर। कैसे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। नाउ 4th टॉपिक है व्हेन रजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझ लेना, एक एक पॉइंट अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक सर्किट समझ लिया तो आगे के सारे सर्किट समझ में आ जाएंगे। रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में हो, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में हो, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक टॉपिक को समझ लेना अच्छे से। ठीक है, टॉपिक क्या है, आपको बोला है कि एक तो अपने पास रजिस्टर है, एक अपने पास इंडक्टर है। इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है AC सोर्स के साथ। इसका रेजिस्टेंस है R, इसका इंडक्टेंस है L और EMF है E0 sin ओमेगा t। क्लियर। मुझे बताना है सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल आएगा, इंडक्टर पे कितना पोटेंशियल आएगा, फेज एंगल क्या होगा, फेजर कैसा होगा। ठीक है, इवन पावर कंजम्पशन भी हम निकालते हैं जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे। तो एक एक पॉइंट हम चेक करने वाले हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या होंगे, वो सारी बातचीत हम करने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर बातचीत की जाए, इस बैटरी को मैंने रजिस्टर और इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ रजिस्टर और इंडक्टर के साथ जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो एक पोटेंशियल तो अपना रजिस्टर पे ड्रॉप होगा VR, और एक पोटेंशियल अपना इंडक्टर पे ड्रॉप होगा। लेट से इंडक्टर पे आ गया VR, रजिस्टर पे कितना आ गया VR, और इंडक्टर पे अपना पोटेंशियल आ गया VL। तो ये इक्वेशन ऐसा होगा कि यहाँ पे VR डिनोट कर दें, यहाँ VL। अगर ये DC बैटरी होती, अब देखो बात समझ लेना, अगर ये DC बैटरी होती तो बैटरी का पोटेंशियल दोनों पे डिवाइड हो जाता और आप लिखते E डेट इज इक्वल टू होगा VR प्लस VL। अगर ये DC बैटरी होती तो इन रजिस्टर और इंडक्टर का पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, E इक्वल टू लिखते VR प्लस VL, सीधा सीधा ऐड करके सॉल्व करते हैं। बट AC के लिए ये गलत है, AC के लिए इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, देखो बच्चों, AC में फेज की अगर बातचीत की जाए तो रजिस्टर और करंट सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टर में पोटेंशियल एंड करंट सेम फेज में नहीं होते, जबकि रजिस्टर में पोटेंशियल एंड करंट सेम फेज में होते हैं। मतलब कि डायरेक्शन उनकी अलग अलग हो जाती है, इसलिए इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पहली गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने बताई है कि जो गलती हमें नहीं करनी है। E इक्वल टू VR प्लस VL कभी भी AC सर्किट में हमें नहीं लिखना है, किसी भी टाइप के सर्किट में पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। ठीक है, इस मिस्टेक को हमें नहीं दोहराना है, डेट इज अ मिस्टेक। ये मैं अलग से हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि हम इसे फिर कभी भी किसी सर्किट में नहीं करें, डायरेक्टली हमें नहीं लिखना है। क्लियर। अब देखिए कैसे इनको निकाल सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इनको निकालने के लिए। अब एक एक पॉइंट को समझने का हम ट्राई करते हैं। इस बात को बेटा समझा जा सकता है बड़ी आसानी से फेजर से। फेजर से कैसे, अगर ओनली रजिस्टर कनेक्टेड होता तो आप बोलते जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में रजिस्टर पे पोटेंशियल होगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन पे पोटेंशियल होगा। और अगर ओनली इंडक्टर कनेक्टेड होता
तो आप बोल सकते थे जिस डायरेक्शन में करंट है पोटेंशियल उससे 90 डिग्री ऊपर होगा, क्योंकि इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो इंडक्टर में पोटेंशियल का ऊपर आएगा करंट से और रजिस्टर पे सेम डायरेक्शन में होगा। इस टाइप के आर और एल के फेजर थे जो हमने पढ़े थे। यहाँ से बेटा हम ड्रॉ करते हैं आर एल फेजर। आर एल फेजर कैसे बनेगा देखो, जैसे इधर तो हमारा क्या आ गया वी आर, ऊपर क्या आ गया बच्चों अपना वी एल, और इधर क्या आ गया अपना करंट। ये तो वी आर है और इधर जाएगा अपना वी एल। अगर मैं बेटा यहाँ पर नेट वोल्टेज ड्रॉ करूँ तो इसका नेट वोल्टेज कहीं इधर जा रहा होगा, ये आएगा इसका नेट वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज, क्लियर, जो कि यहाँ करंट के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा। वी आर तो हॉरिजेंटल है, वी एल हमारा वर्टिकल है, तो ये इस तरीके से बनेगा और नेट वी आर और वी एल का इन दोनों के बीच में आएगा, दोनों वेक्टर्स के, राइट। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर बोलता अप्लाइड वोल्टेज V, डेट विल बिकम इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। अब तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये क्या होगा बेटा हमारा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। डेट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि अप्लाइड वोल्टेज इधर जा रहा है, वी आर वी एल परपेंडिकुलर है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई कि वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए, उसका रिलेशन क्या होना चाहिए। V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल रॉन्ग है, V इक्वल टू होगा अंडर रूट के वी आर स्क्वायर प्लस के वी एल स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब देखिए अगर मैं बोलता हूं बेटा करंट इन रजिस्टर, तो सीधा सीधा बोल सकता हूं मैं, अगर यहां से लिखता हूं वी आर डेट इज इक्वल टू अपना क्या होगा आई आर। अगर इस पे पोटेंशियल लिखा जाएगा तो वी आर डेट इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, ठीक है। सेम वे में जैसे इसको करंट की जगह पोटेंशियल लिख देता हूँ, पोटेंशियल की फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल ऑन रजिस्टर डेट इज इक्वल टू, तो हमारा कितना आ गया वी आर विच इज इक्वल टू होगा आई आर। अगर मैं बोलता बेटा पोटेंशियल ऑन इंडक्टर, डेट इज इक्वल टू होता वी एल, डेट विल बिकम इक्वल टू आई एक्सएल, डेट विल बिकम इक्वल टू आई एक्सएल, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर वी आर आ रहा था, यहाँ वी एल आ रहा था, वी आर होगा आई आर, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है वी एल होगा आई एक्सएल, लेकिन टोटल वोल्टेज का रिलेशन होगा अंडर रूट के वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इफ आई राइट होल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज जेड, अगर मैं मान लेता हूँ इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों अपना जेड है, ठीक है। सो हेयर जेड डेट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड डेट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसका मीनिंग होता है बच्चों नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। देखो पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस लिखा जाए तो इसका एक का तो आर है, एक का एक्सएल है, इसका जो नेट रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जेड को बोलते हैं हम इम्पीडेंस, जो हो गया नेट रेजिस्टेंस ऑन सर्किट। अगर मैं यहाँ से बोलूँ बेटा कि पोटेंशियल ऑन सर्किट, अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल लिखा जाए तो वो तो हमने कितना अप्लाई किया है V डेट इज इक्वल टू करंट आई है, तो ये हो जाएगा आई जेड। जैसे अगर R1 R2 होते तो आप बोलते R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई आई, सेम वे में यहाँ R और L हैं तो इनके नेट रेजिस्टेंस को Z से लिखा जाएगा और ओवरऑल टोटल पोटेंशियल V डेट विल बिकम इक्वल टू होगा अपना आई जेड। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा, पोटेंशियल पे वोल्टेज कितना होगा और रजिस्टर पर पोटेंशियल कितना होगा, इंडक्टर पर पोटेंशियल कितना होगा और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से पहला डिफाइन करूं बच्चों, डेट इज कॉल्ड इम्पीडेंस विच इज डिनोटेड बाई जेड, इट इज द टोटल रेजिस्टेंस offered by AC circuit। ठीक है, ये क्या होता है AC रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई और टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई AC सर्किट। जैसे हमारा रिलेशन बना V डेट इज इक्वल टू था अंडर रूट के वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो गया आई जेड, ये हो गया अंडर रूट के आई आर का होल स्क्वायर, ये हो गया अपना आई एक्सएल का होल स्क्वायर।
करेक्ट। यहाँ से देखिए बच्चों आई तो अपना कॉमन आ जाएगा, इसमें रह गया हमारा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ओवरऑल इम्पीडेंस आई से आई कट गया तो ये आएगा अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। If I talk about total resistance of the circuit, that is denoted by Z, which is called impedance, which is equal to होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इज इट राइट? ठीक है, वोल्टेज रिलेशन वो ये होगा, अगर इम्पीडेंस की बातचीत की जाए तो टोटल इम्पीडेंस हमारा ये बनने वाला है। क्लियर? दो बात समझ में आई। वोल्टेज रिलेशन को सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने एक सर्किट समझ लिया तो पूरा एसी चैप्टर आपको समझ में आ गया। आप हर टाइप के सर्किट की प्रॉब्लम को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। एक एक पॉइंट को आपको बस आसानी से समझना है कि एक एक पॉइंट का मतलब है क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट का मतलब अगर आपने समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर बच्चों मैं यहाँ पर बातचीत करूँ इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस हो गया दैट इज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एसी सर्किट विच इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू होती है अपनी ओमेगा एल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। राइट, क्लियर? अब देखिए आगे, फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में हमें और बातें अच्छे से ये क्लियर होने लगेंगी। जैसे मैं बेटा अगली बातचीत करूं, यहाँ पे अगली बातचीत आती है फेज एंगल की। जैसे फेज एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा। इसका फेजर कैसे बन रहा था, हॉरिजेंटल में तो वी आर था, ऊपर था वी एल, तो ये रिजल्टेंट वी हमारा इधर आ रहा था और यहाँ पर था अपना आई। ओवरऑल वी और आई के बीच में एक एंगल था। ठीक है, अगर मैं लिखूं बच्चों यहाँ पर फेज एंगल टेन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेयर परपेंडिकुलर दैट इज अ वी एल, बेस दैट इज अ वी आर। परपेंडिकुलर तो अपना कितना है वी एल, बेस कितना है अपना वी आर। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू होगा आई एक्सएल और वी आर होगा अपना आई आर। सो टेन थीटा विच इज इक्वल टू आ जाएगा अपना एक्सएल बाई आर। थीटा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, फेज एंगल टेन थीटा डेट इज इक्वल टू आएगा एक्सएल बाई आर। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल बोलूँ तो आप यहाँ पर कंक्लूड करके बोल सकते हो वोल्टेज लीड्स करंट बाई एंगल थीटा विच इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर पाई बाई 2 से लीड करा था, रजिस्टर 0 से लीड करा था। ओवरऑल 0 और पाई बाई 2 के बीच में ये एंगल आ जाएगा। ओवरऑल इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट हो गया फेज एंगल का। पहला हो गया कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा। एक बातचीत करी हमने बच्चों, इनका वोल्टेज रिलेशन क्या होना चाहिए। वोल्टेज रिलेशन डायरेक्टली एड अप ना होके स्क्वायर रूट के साथ एड अप होगा। करेक्ट? आई बात समझ में? चलिए अगली फोर्थ बात कर लेते हैं बेटा, करंट इन द सर्किट कितना होगा। करंट इन द सर्किट, देखो यार, अगर करंट के बारे में बातचीत की जाए, सर्किट का करंट क्या होगा, किस तरीके से हम सर्किट का करंट निकाल सकते हैं, तो आपने पढ़ रखा है बेटा करंट आई दैट इज इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। यहाँ आई नॉट आएगा, प्लस माइनस थीटा होगा। जैसे ओनली रजिस्टर होता तो थीटा 0, ओनली कैपेसिटर में प्लस पाई बाई 2, ओनली इंडक्टर में माइनस पाई बाई 2। राइट? अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो आई डेट इज इक्वल टू आई नॉट तो क्या हो गया, ई नॉट अपॉन जेड। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जेड, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी। हाँ जी, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो वोल्टेज से नीचे है करंट, मतलब करंट लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग कर रहा है, थीटा से। अगर ये लैग कर रहा है तो यहाँ पे आ गया माइनस थीटा, डेट विल बिकम करंट, और वैल्यू ऑफ थीटा हमें पता है। तो करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखा जाए तो ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा ई नॉट अपॉन जेड, और आई आर एम एस अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये आएगा अपना आई नॉट बाई रूट 2। दिस इज द टोटल वैल्यूज ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट।
समझ लो, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि अगर बेटा रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके दिया जाए तो सबसे पहले हम इनका ड्रॉ करने वाले हैं फेजर। फेजर से ड्राइव होगा वोल्टेज रिलेशन। अगर मुझे किसी भी एक डिवाइस पर पोटेंशियल लिखना है, रजिस्टर पे लिखना है तो ये होता IR, इंडक्टर पे लिखना था तो ये होता IXL। टोटल रेजिस्टेंस Z है, टोटल को अगर सीधा सीधा लिखा जाए तो IZ भी लिख सकते हैं, जहां Z की वैल्यू निकल के आती है रूट के R² प्लस XL², जहां फेज एंगल निकल के आता है tan इनवर्स XL/R, और जहां करंट की वैल्यू आती है हमारी दिस वन। आई बात समझ में? दैट होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सीरीज RL सर्किट। अब बातचीत करेंगे कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, एक एक पॉइंट को भी हम समझेंगे। पहले ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ये चीज? चलिए, तो इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार नोट डाउन करो, फिर चेक करते हैं बच्चों इस पर एग्जाम्पल कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, उस एग्जाम्पल पे कैसे न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, वो सारी बातचीत हम करेंगे। ये फेज एंगल लिख लेना, ये इम्पीडेंस लिख लेना, ये वोल्टेज रिलेशन। वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हो, क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल बनेगा। ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये AC बैटरी है। AC बैटरी जिसका वोल्टेज हमें दिया हुआ है 100 sin 50t। रजिस्टर ये हमें दिया हुआ है 20 ओम और ये हमें दिया हुआ है 20 मिली हेनरी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 20 ओम, इसको ये हमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं चलो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। दैट इज 200 मिली हेनरी। क्लियर? अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है E0, आपको निकालना है ERMS, आपको निकालना है ओमेगा, आपको निकालना है F। चार पहले तो बेसिक क्वेश्चन। फिर फिफ्थ आपको निकालना है वैल्यू ऑफ XL। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है बच्चों इम्पीडेंस। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है I0, आपको निकालना है फिर IRMS। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनने वाले मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाला हूँ, ये निकल जाए। फिर उसके बाद आपको निकालना है बच्चों पोटेंशियल ऑन रजिस्टर इन फॉर्म ऑफ RMS। फिर आपको निकालना है पोटेंशियल ऑन इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ RMS। RMS का मतलब सिंगल वैल्यू। फिर आपको निकालना है बच्चों फेज एंगल यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एक आपको बताना है फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी। टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इस सर्किट में। पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन लिया है, सीधा सीधा वैल्यूज पर हमारी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, इसकी वैल्यू क्या होगी इस बात को हमें समझना है। ठीक है, E0 ERMS ओमेगा F XL Z I0 IRMS VRMS VLRMS और थीटा, ये सारी वैल्यूज हमें फाइनली निकालनी है, डिड्यूस करनी है, इनकी वैल्यू क्या होगी। वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो, इनके आंसर्स अपने क्या क्या आने चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। देखो यार, E डेट इज इक्वल टू क्या है 100 sin 50t। E विच इज इक्वल टू कितना है अपना 100 sin 50t, राइट। देखो बच्चों, बस यहाँ पर कंपेयर करना स्टार्ट करो। आपने पढ़ रखा है E डेट इज इक्वल टू होता है E0 sin ओमेगा t। ठीक है, अगर कंपेयर करूंगा तो पहला E0 डेट इज इक्वल टू कितना आ गया 100 वोल्ट। सेकंड ERMS क्या होता है, ERMS E0 बाई रूट 2, तो ये कितना आ गया अपना 100 बाई रूट 2 वोल्ट, राइट। थर्ड ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया अपना बच्चों 50। फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। लिख लो इनको, ये तो हो गए हमारे एकदम आसान से क्वेश्चन कि ओमेगा तो आ गया हमारा 50, फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 50 अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 25 बाई पाई हर्ट्ज। एक एक पॉइंट को हमने पहले लिख लिया, ABCD 4 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। ये तो एकदम कंपैरिजन से आ गए, बेसिक थे ये तो, क्लियर। चलिए अगली बातचीत करते हैं। हाँ जी, XL, XL हमने पढ़ रखा है डेट इज इक्वल टू होता है सर ओमेगा L
ओमेगा तो है सर 50, एल दिया है आपने 200 मिली हेनरी। ठीक है, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्सएल आ गया मेरा 10 ओम। वैल्यू ऑफ एक्सएल कितनी आ गई अपनी 10 ओम, राइट। अगला जेड, हाँ जी मैंने बताया आपको इम्पीडेंस ये होता है अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सीरीज आरएल सर्किट है। इस तरीके से अगर मैं बोलूंगा अंडर रूट वैल्यू ऑफ आर 20 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्सएल 10 का होल स्क्वायर, 400 प्लस 100 तो ये आ गया रूट के 500, जिसको आप सॉल्व करके लिखोगे तो ये आ गया 10 रूट 5 ओम। वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी अपनी 10 रूट 5 ओम। ये भी हमारा एकदम आसान है, क्लियर। तो बेटा ई भी हो गया और एफ भी हो गया। अगली जी के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ जी, जी आई नॉट, आई नॉट क्या होगा ई नॉट अपॉन जेड। ई नॉट कितना है 100, ये कितना है बच्चों 10 रूट 5, जीरो से तो अपना जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया बेटा 2 रूट 5 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2, तो ये बन जाएगा अपना 2 रूट 5 एम्पियर। हमारा आई नॉट भी आ गया। अगर मेरे से अगला पूछा गया है बेटा आई आर एम एस, ये होता है अपना आई नॉट बाई रूट 2, तो ये आ गया 2 रूट 5 अपॉन रूट 2, डेट विल बिकम रूट 10 एम्पियर। आई आर एम एस भी कितना आ जाएगा हमारा रूट 10 एम्पियर। ये 8 क्वेश्चन तो एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट थे, एक एक पॉइंट को हमें समझना था, एक एक पॉइंट को समझते गए, वैल्यूज को पुट करते हुए चले गए। 8 पॉइंट के आंसर तो हमारे डायरेक्टली आ गए। किसी को अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, अगला आता है बेटा हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है वी आर इन फॉर्म ऑफ आर एम एस। इन फॉर्म ऑफ आर एम एस तो क्या होगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर। अगर आर एम एस वोल्टेज पूछे तो आर एम एस करेंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। आर एम एस करेंट तो कितना है रूट 10, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो आंसर कितना आ गया 20 रूट 10 वोल्ट। करेक्ट। सेम अगला पूछा है बेटा वी एल इन फॉर्म ऑफ आर एम एस। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल। आई आर एम एस तो कितना दिया है हमें रूट 10, वैल्यू ऑफ एक्सएल कितना आया था 10 ओम, तो ये आंसर कितना आ गया 10 रूट 10 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा हमारा 10 रूट 10 वोल्ट। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, ई आर एम एस की वैल्यू के बराबर ही आएंगे। अगला क्या पूछा है बच्चों हमसे, अगला पूछा है कि थीटा ये क्या होता है अपना tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, या सीधा सीधा बोल दूं मैं इसे tan थीटा दैट इज एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल तो है 10, आर है 20, तो ये आ गया ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर। तो एक एक पॉइंट आप यहाँ पर समझ लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बड़ी आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज अपनी क्या क्या होंगी। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स कंपोनेंट्स पे करा है। अगर सीधा सीधा अगर आपको कोई भी कंपोनेंट पूछ ले तो हमें वो सीधा सीधा कंपोनेंट निकालना तो आना चाहिए। ठीक है, अगर हमें सीधा कंपोनेंट निकालना आता है तो हम बड़ी आसानी से अगले कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, या बड़ी आसानी से आगे के सर्किट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स, क्लियर। अदरवाइज यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम लिंक, राइट। चलिए इसे पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल की, और कैसा न्यूमेरिकल हम यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसा आएगा। कॉपी कर लिया ना ये। अगला देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है ये कोई भी एक रजिस्टर है, ये कोई भी एक इंडक्टर है, और ये कोई भी अपने पास एसी बैटरी है। ये बोला है बेटा ये 5 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी है अपनी 50/π हर्ट्ज। ठीक है, आपको बोला है कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर पर पोटेंशियल है 3 वोल्ट। देन डिटरमाइन पोटेंशियल ऑन इंडक्टर। इंडक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा, हमें ये वाली बात निकालनी है। ठीक है, पहली बात पोटेंशियल ऑन रजिस्टर कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। सेकंड है वैल्यू ऑफ आर दैट इज इक्वल टू है 10 ओम।
तो फर्स्ट तो हमें निकालना है पोटेंशियल ऑन इंडक्टर। सेकंड मुझे बच्चों डिटरमाइन करना है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ एल क्या होगी, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, ये दोनों बातें हमें करनी है। पोटेंशियल ऑन इंडक्टर कितना होगा एंड वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, इन दोनों बातों को हमें समझना है। अगर ये दोनों बातें मुझे समझ में आ गई तो मैं बता दूंगा वी एल और एल अपना क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को कॉपी करो, नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब मैंने स्टैंडर्ड डेटा ना पूछ के थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ लिया डेटा, ठीक है। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हमारी कुछ इस टाइप से फ्रेम हो सकती है। किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाए, कैसे इसका आंसर निकाला जाए, इस बात को हमें सोचना है। देखो बच्चों कैसे इसको करने वाले हो, बाकी मेरे साथ समझ लो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो। हमें ये सीरीज आरएल सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ इंडक्टर है, तो इस पर जो पोटेंशियल जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं वी आर प्लस वी एल? क्या मैं V को वी आर प्लस वी एल लिख सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि ये डीसी बैटरी नहीं है, एसी है। एसी में डायरेक्ट ना लिख के कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये नेट वोल्टेज हमें कितना दिया है 5, रजिस्टर पे कितना है 3 का होल स्क्वायर 9, निकालना क्या है वी एल। अगर मैं बेटा इसको सॉल्व करता हूं तो 25 डेट इज इक्वल टू आ गया 9 प्लस वी एल स्क्वायर, तो यहाँ से वी एल डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 4। वोल्टेज ऑन इंडक्टर की अगर बातचीत की जाए तो इंडक्टर पे जो वोल्टेज आएगा डेट इज इक्वल टू होगा 4 वोल्ट। ये तो पहला क्वेश्चन आ गया। अगर कोई इसे 2 वोल्ट बोलता है तो वो गलत है, ठीक है। डायरेक्टली ऐड ना करके इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। सेकंड बातचीत करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, इसको कैसे निकाला जाए, एल की वैल्यू को, इंडक्टेंस इसका कैसे आएगा। देखो बच्चों सीधी सी बात है, अगर मैं अप्रोच के बारे में सोचूं तो वी एल डेट इज इक्वल टू होता अपना आई एक्सएल, ठीक है। यहाँ पर वी एल मुझे पता है, आई मुझे पता लग जाए तो एक्सएल पता लग जाएगा, और अगर एक्सएल पता लग गया तो मैं एल निकाल सकता हूँ, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल फॉर्मूला यूज में लेके। तो बस मुझे यही कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ जी, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं आई के बारे में लिखूं तो वी आर डेट इज इक्वल टू क्या होगा आई आर। वी आर तो कितना है अपना 3, सिंगल वोल्टेज हमेशा आई आर एम एस ही होगा, ठीक है। आई मुझे निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आई कितना आ गया 0.3 एम्पियर। वैल्यू ऑफ आई कितनी आ गई 0.3 एम्पियर, करेक्ट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो यहाँ से आएगा वी एल डेट इज इक्वल टू होगा आई एक्सएल। वैल्यू ऑफ वी एल कितनी है 4, आई कितना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल, तो यहाँ से एक्सएल डेट विल बिकम इक्वल टू 40/3 ओम। एक्सएल कितना आ जाएगा अपना 40/3 ओम, एकदम आसान है, क्लियर। एक्सएल मिल गया, लेकिन मुझे तो एल निकालना है। एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा एल, तो 40/3 डेट इज इक्वल टू, इसको मैं बोल दूंगा 2 पाई एफ एल, करेक्ट। तो ये आया 40/3 2 पाई, एफ कितना है अपना 50/पाई मल्टीप्लाइड बाई एल। पाई से तो पाई गया, यहाँ पर ये 0 से 0 गया, तो एल डेट विल बिकम इक्वल टू 4/30 हेनरी। वैल्यू ऑफ एल कितना आ जाएगा 4/30 हेनरी। इस तरीके से हम एल को निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम वी एल को निकालने वाले थे। आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट डेटा भी पूछ ले, आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। अगर कुछ भी घुमा फिरा के भी पूछ ले तो भी हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होता है, एक एक पॉइंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर बातचीत की जाए वैल्यू ऑफ एल की, तो एल तो हो जाएगा हमारा 4/30 हेनरी। पोटेंशियल ऑन इंडक्टर विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़ें, अगले टॉपिक की हम बातचीत करेंगे, ठीक है। 2 टाइप से मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं, हालांकि मैंने 2 ही न्यूमेरिकल में बहुत कुछ पूछ लिया था आपसे, ठीक है। एक तो बेसिक कंपोनेंट्स पे आ सकता है, कुछ भी बेसिक कंपोनेंट पूछ ले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। दूसरा ऐसे घुमा फिरा के अगर कुछ भी पूछ ले तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकता है, तो उनको भी हम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे न्यूमेरिकल को घुमाया जा सकता है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। चलिए अगले टॉपिक की पर आते हैं, क्लियर। देखो बच्चों, जैसे मैंने 3 डिवाइस आपको पढ़ाए,
एक पढ़ाया रजिस्टर, एक पढ़ाया इंडक्टर और एक पढ़ाया कैपेसिटर। ओनली रजिस्टर को समझा, ओनली इंडक्टर को समझा, ओनली कैपेसिटर को समझा। फिर हमने अब दो दो के पेयर बनाना चालू किया, तो रजिस्टर और इंडक्टर का बना लिया। अब बना लेते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर का। तो अब अपना फिफ्थ टाइप का सर्किट हो गया, व्हेन R and C are connected in series। When R and C are connected in series, रजिस्टर और कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट करके रखा जाए तो किस टाइप से हमारी प्रॉब्लम बनने वाली है, कैसे हम उसको डील करने वाले हैं, इन पॉइंट को समझने का ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, आपको बोला है एक तो ये रजिस्टर है, एक ये कैपेसिटर है, और इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है बच्चों एसी बैटरी से। ठीक है, ये तो रजिस्टर हो गया R, ये कैपेसिटर हो गया C। इनको मैंने AC बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। E डेट इज इक्वल टू है E0 साइन ओमेगा t। मुझे पता लगाना है सर्किट में करंट कितना होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टर पर पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटर पर पोटेंशियल क्या होगा। एक एक पॉइंट को मुझे एनालाइज करके समझना है, एक एक पॉइंट के बारे में कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। देखो, मैंने आपको रजिस्टर और इंडक्टर के बारे में बताया है, और मैंने बोला अगर आपने रजिस्टर इंडक्टर को अच्छे से समझ लिया तो आप सारे सर्किट को ऐसे चुटकी बजाते हुए समझ लोगे। हर पॉइंट को आसानी से समझा जा सकता है। बस एक ही कंडीशन थी कि हमें रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना था। बस यहाँ पर बेटा इसी आइडेंटिटी को लगाते हैं, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात, पोटेंशियल ऑन रजिस्टर डेट इज इक्वल टू क्या होगा IR, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर डेट इज इक्वल टू अपना क्या होगा IXC, और पोटेंशियल ऑन होल सर्किट दैट मीन्स अप्लाइड वोल्टेज विच इज इक्वल टू होगा अपना IZ। वही सेम पॉइंट बनने वाले हैं जो हमारे रजिस्टर और इंडक्टर के लिए बने थे। VR इक्वल टू IR, VC इक्वल टू IXC और A इक्वल टू IZ। अगली अगर फोर्थ बात यहाँ पर की जाए बेटा, फेजर बनाया जाए, तो आपने पढ़ रखा है बेटा रजिस्टर का पोटेंशियल तो करंट की डायरेक्शन में ही जाएगा, जबकि कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट से लैग करेगा और ये π/2 नीचे होगा। इन दोनों से अगर मैं कंपाइल करके RC सर्किट का फेजर बनाऊं तो इधर तो अपना VR है और नीचे अपना क्या आएगा बच्चों VC आएगा, और ये अपना क्या है I। इधर तो VR आएगा, इधर क्या आएगा VC आएगा, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया V। ये अपना क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा V। ठीक है, जो कि I के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, जो कि I के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। ये VR है, ये VC है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है जो I के साथ थीटा एंगल पर है। करेक्ट, आई बात समझ में। अगर मैं यहाँ से रिलेशन लिखूंगा तो V डेट इज इक्वल टू आएगा √ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। L की जगह बस C आता है, वो चला जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अगर मैं अगली बातचीत करूं इम्पीडेंस की, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो इम्पीडेंस क्या बन जाएगा √के R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस क्या होगी √के R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। एकदम आसान, VR को तो IR, VC को IXC और V को IZ पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ये आएगी। अगर बच्चों मैं यहाँ पर नेक्स्ट बातचीत करता हूँ, फेज एंगल क्या होगा tan थीटा, तो डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा VC अपॉन VR। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा XC अपॉन R। ये तो हो गया IXC, एक हो जाएगा IR, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा XC अपॉन R। करेक्ट, तो फेज एंगल की भी अगर बातचीत की जाए तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं tan थीटा विच इज इक्वल टू होगा हमारा XC अपॉन R। राइट, यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए, अगर बच्चों मैं यहाँ पर नेक्स्ट बातचीत करूँ सेवंथ करंट के बारे में, तो करंट मैंने बताया था I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस थीटा। वैल्यू पुट करोगे तो I0 तो क्या हो जाएगा E0 अपॉन जेड साइन ओमेगा t। हाँ जी, कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है करंट ऊपर है, मतलब करंट लीड कर रहा है तो क्या आएगा प्लस थीटा। ये आ गई वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, यही सारे पॉइंट मैंने आपको RL सर्किट में बताए थे, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया, एक तरह से समरी भी हमारी फॉर्म हो गई। एक एक पॉइंट समझ लो, रजिस्टर पे पोटेंशियल IR, कैपेसिटर पे पोटेंशियल IXC, हाँ जी,
टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया अपना Z, जिसको हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। और यहाँ पर इम्पीडेंस की अगर बातचीत की जाए तो इम्पीडेंस कितना आ रहा है अपना Z, विच इज इक्वल टू है अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। वोल्टेज रिलेशन अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू अपनी है। इज इट करेक्ट? यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एकदम बेसिक सा हमारा ये फॉर्मेट है, राइट? क्लियर? ये वाले पॉइंट समझ में आ गए। अभी हम पावर के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, पावर की भी हम बातचीत करेंगे, विद द टाइम हम पावर को समझेंगे। पहले हम बाकी के सारे कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कर रहे हैं, बाकी के हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनने वाले हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को हमें डील करना है, किस तरीके से उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमें अटेम्प्ट करना है। अभी तक हम बस इन्हीं बातों को समझ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल की इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ये एक रजिस्टर है और ये एक कैपेसिटर है, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है बच्चों एसी बैटरी से। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है? एसी बैटरी से। रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है E है और फ्रीक्वेंसी है। तो एक तो क्वेश्चन हमारा बेसिक स्टैंडर्ड पैरामीटर पे बन सकता है, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको RL में कराया था। E के रिलेटेड डेटा पूछ लेगा, I से रिलेटेड पूछ लेगा या रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछ लेगा। जो भी क्वेश्चन था हमारा वो सेम क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, ठीक है? हर चीज़ को सेम तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ XL की जगह XC आ जाएगा, VL की जगह VC आ जाएगा, ठीक है? ये तो सेम टाइप की प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉब्लम भी सेम टाइप की हमारी फ्रेम हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है VL पूछा है, मैं VC पूछ लेता, सेम तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करते, VC की वैल्यू हम आसानी से डिटरमाइन कर लेते, वैल्यू ऑफ VC हमारी क्या आने वाली है। दूसरा, अगर मैं इंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा हूं, वहां पर हम कैपेसिटेंस पूछ सकते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से निकालते। तो ऐसे न्यूमेरिकल तो हम अटेम्प्ट नहीं करते, थोड़ा न्यूमेरिकल का टाइप चेंज कर देता हूं। टाइप क्या चेंज किया है? आपको बोला है बच्चों ये कोई भी एक सर्किट दिया हुआ है, बोला है व्हेन एफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड then थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, या मैं बोल देता हूं पाई बाई 6, थीटा डेट इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी? पाई बाई 6। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, then determine theta। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो फेज एंगल क्या होगा, इसके बारे में बताना है। और आपको बोला जब मैंने एफ फ्रीक्वेंसी यूज में ली तब मुझे फेज एंगल मिल रहा था पाई बाई 6, और ये हमें कोई भी RC सर्किट दिया हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सोचो, क्या कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, इसके बारे में सोचो। बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। इजी सी प्रॉब्लम है, ठीक है? एकदम आसान प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से सोचना है, एक एक पॉइंट का यहाँ पर मतलब क्या है। जब मैं एफ फ्रीक्वेंसी यूज में ले रहा हूँ तो फेज एंगल इतना है, जब मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है तो फेज एंगल क्या होगा, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी फेज एंगल से कनेक्टेड है, बस उस रिलेशन को मैंने निकाल लिया तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, अपना सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे इसको हम निकालेंगे। देखो बच्चों, हमें कौन सा सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर? RC सर्किट, रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को साथ में जोड़ रखा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर फेज एंगल की बातचीत करूं, टेन थीटा के बारे में लिखूं, तो टेन थीटा होता है मेरा XC अपॉन R। वैल्यू ऑफ टेन थीटा क्या होगी? XC अपॉन R। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ। अगर मैं XC को लिखता हूं तो XC होगा ओमेगा C अपॉन R, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा C। XC क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, अपॉन R। और ओमेगा C को अगर मैं बेटा यहाँ पर फर्दर लिखूं तो ओमेगा C अपना क्या हो जाएगा? 2 पाई f। तो ये आ जाएगा 2 पाई f RC, राइट? अब देखिए,
आपको बोला है जब फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ यूज में लिया तो फेज एंगल मिला मुझे 30। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो फेज एंगल क्या होगा? अब मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ की जगह कितना यूज में ले लिया है? 2f, ये चेंज किया है। दोनों को डिवाइड कर दें, हाँ जी, tan 30 अपॉन tan थीटा डेट इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करो, जो जो कट पिट रहा है उसको काट पीट दो। RC से RC जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है, F से F जा रहा है, ठीक है। तो ये तो रह गया अपना 1 और ये क्या रह गया अपना 1/2। सो यहाँ से tan थीटा डेट इज इक्वल टू आएगा tan 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू आ गया 1/2√3। tan 30 होता है 1/√3, तो ये हमारे थीटा की वैल्यू होगी। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? तो ऐसा नहीं है कि है ना, एक तो क्वेश्चन हमारा जैसे मैंने इंडक्टर पे कराए वैसा बन सकता है, और एक बेटा फेज एंगल वगैरह में पूछ सकता है, फेज एंगल में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो किस टाइप से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, या फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं तो किस हिसाब से फेज एंगल में चेंज होगा। और भी न्यूमेरिकल बनेंगे जो हम और सर्किट में सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आप अपने मॉड्यूल में तो अटैम्प्ट करोगे ही। अगर कहीं भी फंस जाओ, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्वेरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेरी हो, या कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी हो फिजिक्स से रिलेटेड या नीट एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी क्वेरी पोस्ट करो, योर क्वेरी विल गेट क्लियर विद इन 24 आवर्स। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो हमारे यूट्यूब पर, ठीक है, वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, जहाँ भी आप फंस जाओ तो हम ट्राई करेंगे कमेंट में भी हम आपका आंसर कर दें। बस एक ही कंडीशन है, आप पढ़ते रहिए, जब तक डॉक्टर ना बन जाए तब तक मत मानो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये तो हमारे सर्किट की बातचीत हो गई। हमने समझा बेटा सीरीज RL सर्किट क्या होगा, सीरीज RC सर्किट अपना क्या होगा। हमने समझे थे बेटा इंडिविजुअल RL और C सर्किट के बारे में। क्लियर है ये वाली बातचीत? हालांकि अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए RL C का, तो मैंने RL बना दिया, RC बना दिया, दिमाग में आपके में ये भी आएगा कि सर LC क्यों नहीं बनाया। तो देखो LC को भी हम बना सकते हैं, लेकिन LC एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाता। चलिए मैं LC की भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया? देखो बच्चों, जैसे मैं 6 ले लेता हूँ। व्हेन L and C are connected in series, when L and C are connected in series, जब इंडक्टर और कैपेसिटर को भी सीरीज में कनेक्ट करके रखा जाए तो किस तरीके से हम डील करने वाले हैं। बोला क्या है, ये कोई भी एक इंडक्टर है, ये कोई भी एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर ये कोई भी अपने पास AC बैटरी है। ये तो L है, ये C है, ठीक है, और इसका EMF है E डेट इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, L और C क्यों नहीं पढ़ते हैं हम। अगर बेटा आप इंडक्टर पे पोटेंशियल बोलते हैं तो ये बोलते हैं IX है, अगर आप कैपेसिटर पे बोलते हैं तो बोलते हैं IXC। सही बात है। अगर मैं फेजर बनाता तो VL में तो पोटेंशियल लीड करता, ये VL आता और ये I आता, ठीक है। अगर मैं VC का बनाता तो VC में पोटेंशियल लैग करता, तो ये आता। ओवरऑल अगर मैं LC का बनाता तो ऊपर तो VL आता और नीचे क्या आता अपना VC आता, और इधर अपना क्या आ जाता I। आ रही ना बातचीत समझ में? इस तरीके से आता, मतलब कि करंट और वोल्टेज में ऑल टाइम जो फेज एंगल रहता वो हमेशा 90 का रहता। इसका अगर रिजल्टेंट बनाया जाता, या तो ये ऐसे बनता VL माइनस VC और इधर आता I, या ये ऐसे बनता I इधर आता, VC बड़ा है तो VC माइनस VL, या अदरवाइज कुछ भी नहीं आता। अगर VC और VL इक्वल थे तो ये ऐसे रह जाता। आ रही ना बात समझ में? ठीक है। इनमें अगर मैं बातचीत करूं तो फेज एंगल तो हमारा क्या आता है बेटा 90, और अगर फेज एंगल ही 90 हो गया है तो ओवरऑल सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर कोई भी L और C के हिसाब से वर्किंग हम डिफाइन नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? L और C के हिसाब से हमारी कोई भी वर्किंग यहाँ पर डिफाइन नहीं होती, यहाँ पर हम करंट को भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो कि L और C दिया हुआ है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो VL माइनस VC है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो VC माइनस VL है। अगर इक्वल है जब तो करंट हमारा 0 है ही, ठीक है। VC माइनस VL है, सर अब बता दो करंट कितना होगा या इम्पीडेंस क्या होगा। तो देखिए नेट पोटेंशियल क्या लिखते हैं आप, VL माइनस VC,
क्लियर। तो इम्पीडेंस तो क्या आता है एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, जो भी पॉजिटिव होता, जो भी पॉजिटिव होता वो पोटेंशियल बन जाता है, या तो एक्सएल माइनस एक्सी बनता या एक्सी माइनस एक्सएल बनता। अगर मैं करंट लिखता तो ये क्या होता आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू। अगर वीएल बड़ा होता तो वीएल माइनस वीसी होता, तो यहाँ था माइनस पाई बाई टू, पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, करंट लैग करता, माइनस आता। अगर ये वाला फेजर होता जिसमें करंट लीड कर रहा है तो ये आ जाता प्लस पाई बाई टू। इस टाइप से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर वी एल वी सी इक्वल है जब तो करंट होगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस ही क्या हो गया जीरो, मतलब करंट क्या बता रहा है ये इनफाइनाइट। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो इस पैटर्न से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो एलसी सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट को हम अटेम्प्ट करना चाहें उसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे हमारा आरएल सर्किट था, जैसे हमारा आरसी था। लेकिन मैंने कभी भी सीरीज एलसी पर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ना ही अपने अब तक बने हैं। लेकिन बन भी जाए तब भी हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और मैंने तो अब सारे पॉइंट भी लिखा दिए हैं, तो हम इन हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करके हम सभी के आंसर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों ये तो हो गया हमारा सीरीज सर्किट का डिस्कशन। अब हम बातचीत करेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सभी को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या क्या बिहेवियर होगा, कैसे न्यूमेरिकल मेरे वहाँ पर बनने वाले हैं। फिर हम बातचीत करेंगे पावर के बारे में, पावर कंजम्पशन कितना होगा, और ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो बने रहिए, देखते रहिए। राइट, चलिए।